हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ का अध्ययन करेंगे। कोहल वर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, यानी नैतिकता किस तरह से बालकों के अंदर आती है, यानी नियम से कैसे वह व्यवहार सीखता है और व्यवहार में कैसे वह नियम को सीखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, परखते हुए, अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इन सब गतिविधियों के संदर्भ में एक अध्यापक को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थी या अधिगमकर्ता अच्छे से अच्छे व्यवहार, अच्छे से अच्छे नियम, क्रियाकलापों को सीखते हुए अपने व्यक्तित्व का उत्तम रूप में विकास कर सके। उसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक अध्यापक ही है जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उत्तम बातों को, उत्तम व्यवहारों को, उत्तम नियमों को धीरे धीरे क्रम से सिखाते हुए उसको पूर्णता की ओर ले जाता है। तो ये जो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, जो नैतिक सिद्धांत का सिद्धांत दिया था कोहल वर्ग ने, उस सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि किन किन बातों को उसमें हमें विशेष रूप से सीखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कोहल वर्ग ने सामान्यतः नैतिक विकास के सिद्धांत के जो है 3 स्तर बताए थे। पूर्व नैतिक स्तर, पारस्परिक अनुरूपता का स्तर, तीसरा बताया था आत्म स्वीकृति का नैतिक सिद्धांत बताया था। इन तीनों स्तरों का जो सामान्य अर्थ बताया जा चुका है, यानी पूर्व नैतिक स्तर में बालक का नियम के विषय में, सिद्धांत के विषय में कोई विशेष सोच समझ नहीं होती। आज्ञा और प्रशंसा और लोगों का जैसा वो संस्कार परिस्थिति पाता है उसके अनुसार वो एडाप्ट करता जाता है। दूसरे स्तर में वह समाज के अनुरूप व्यवहार में प्रशंसा, सहमति और अपने योगदान के माध्यम से आगे बढ़ता है। तीसरा स्तर महत्वपूर्ण होता है, जिस स्तर में वह जो है नैतिकता के औचित्य को समझने लगता है, तर्क संगत, उपयुक्तता, आवश्यकता, परिवर्तन और एक प्रकार से सुपर ईगो की स्थिति से आत्म निर्णय लेने की परिस्थिति तक विकास होता है। यह नैतिकता विकास का क्या हुआ, तीसरा अति उत्तम अवस्था होता है, जिसमें व्यक्ति जितना ही विशेष होता है उसका उतना ही नाम, पहचान, योगदान और स्थान होता है समाज में, व्यवहार में, देश में इत्यादि में देखे जाते हैं। तो आइए, जो कोहल वर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी शिक्षा से इसमें क्या हम सीख सकते हैं, वही शैक्षिक निहितार्थ। पहला है अवस्थाओं के अनुसार नैतिक विकास। अध्यापक जो है, यहाँ पर आयु की बात नहीं हो रही, इसमें आयु गैर है। इसमें जो प्रमुख है वह नैतिकता की अवस्थाओं का होना प्रमुख है। तो वह किस अवस्था में, उसका नैतिक विकास किस अवस्था में है, वह चाहे किसी एज का हो, लेकिन उसका नैतिक विकास किस अवस्था में है। वह पूर्व नैतिक स्तर की 2 अवस्थाएं उसमें है, या सामाजिक अनुरूपता का जो स्तर है उसमें कौन सा है, वह व्यक्तिगत वाले पे है या सामाजिक योगदान देने वाले कंडीशन में है। तो यानी नैतिक विकास जिस अवस्था में है उस अवस्था के अनुसार उत्तम व्यवहार करके या उत्तम बातों को बता करके अध्यापक उसका नैतिक विकास करता है। उसके अंदर नियमों का, अनुशासन का, उत्तम व्यवहार का, उत्तम क्रियाओं का को सिखाने पर बल देता है। ये पहला रहा, यानी बालक की नैतिक अवस्था के अनुसार उत्तम गुणों को उस अवस्था के अनुसार सिखाने का प्रयास करता है। चाहे वो कहानी हो सकती है, व्यवहार हो सकता है, समाज हो सकता है, या उसके स्वयं तर्क चिंतन करने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर उसका वो विकास कर सकता है या विकास करने पर बल देता है। आगे है, दूसरा है नैतिकता का उत्तम स्वरूप का निर्माण। इन्होंने कोहल वर्ग ने ये बताया कि नैतिक कोई कितना हो व्यवहार में दूसरे के माध्यम से सीख ले, समाज के अनुसार व्यवहार करके सीख ले, फिर भी यह नैतिकता की उत्तम अवस्था नहीं। नैतिकता की उत्तम अवस्था का मतलब जब वह स्वयं उसके महत्व को समझने लगे, आत्मसात करने लगे, उस पर अपना तर्क देने लगे, पूर्ण विश्वास के साथ व्यवहार, पूर्ण विश्वास के संग तर्क, पूर्ण विश्वास के संग अपने व्यवहार विचारों को प्रदर्शित करने लगे, तब वह नैतिकता की उत्तम अवस्था मानी जाएगी। क्योंकि समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही, आवश्यकता बदल रही, तो उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता, उसकी सीमा का भी स्वरूप बदलेगा। तो इन्होंने बताया कि जो नैतिकता का जो तृतीय स्तर है आत्म स्वीकृति वाला, कि जहाँ पर वह हृदय से एडाप्ट करते हुए बातों को कहता है, व्यवहार को बताता है, विश्वासपूर्वक अपना सही पक्ष रखता है, वह नैतिकता की उत्तम अवस्था होती है। बालकों का तब तक विकास करना चाहिए जब वह नैतिकता के उत्तम स्वरूप को स्वयं से परिभाषित करने लगे, बताने लगे। कि जैसे
इसमें अगर हम बात करें पूरे विश्व को देखने के बाद आप इस हृदय से आप कह बैठेंगे कि भारतीय नारियों का श्रृंगार सबसे उत्तम है और सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो व्यवहार की गरिमा है, मर्यादा है, संबंधों की जो मर्यादा है, सब सुरक्षित है। संबंधों की मर्यादा, भावना की मर्यादा, कर्म की मर्यादा, चलने की भी मर्यादा होती है, देखने की भी मर्यादा, उसमें सभी चीज़ों के सौंदर्य से यह संस्कृति बनाई गई है। तो यानी सभी चीज़ के सौंदर्य में नियम बनाया गया है, तब वो अच्छा लगता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य, उसी तरह से हर व्यवहार में जो उत्तम स्वरूप है, उत्तम गतिविधि है, उसको उस अवस्था तक पहुंचाने या उस अवस्था तक आत्मसात करने के संदर्भ में अध्यापक क्या करता है? बालकों के अंदर विकास करता है। यह भी इसी सिद्धांत से सीखने को मिलता है। आगे हम बात करें व्यक्तिगत और सामूहिक परिणाम। इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर भी बल दिया है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुणों, क्षमता, चिंतन क्षमता, सोच की क्षमता और जो है अपनी व्यक्तिगत रुचि, उसका अपना नेचर, वह भी, और जो सामाजिक पर्यावरण है, समाज की जो स्थिति है, देश काल, वातावरण, संस्कृति है, उन दोनों परिस्थितियों में ही अपने नैतिक विकास करता है, यानी नियमों को सीखता है। नियमों को सीखता है। सामान्यतः इसके अंतर यानी व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही उसका नैतिक विकास होता है। सामान्य लोग यानी अधिकांश लोग इसी अवस्था में अपने नैतिक विकास को करते हैं या अपने नैतिक विकास को इसी अवस्था में रखते हैं। बहुत कुछ कम ही लोग होते हैं या उनकी संख्या बहुत कम होती है जो नैतिक विकास के उत्तम स्वरूप को समझते हो या उसमें उनका मानसिक स्वरूप प्रवेश कर चुका हो। तो सामान्य रूप से अधिकांश जनसमूह या अधिकांश बालक लोग जो व्यक्तिगत और सामूहिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारों की उचित, अनुचित या नियमों, सिद्धांतों या क्रियाकलापों की औचित्यता को सीखते हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से है। क्योंकि नैतिक विकास जो है व्यक्तिगत रूप से भी क्षमताओं पर निर्भर करता है और सामाजिक और उसके घर का परिस्थितियों पर भी वह निर्भर करता है। इस पर भी उन्होंने बल दिया इस सिद्धांत के अनुसार। यानी अध्यापक को क्लास के यानी विद्यालयी पर्यावरण को मेंटेन करना चाहिए और उसके व्यक्तिगत समस्याओं और आवश्यकताओं को देखते हुए उसे गाइडलाइन करते हुए नैतिक विकास करना चाहिए। आगे है तर्क एवं सृजनशीलता का आधार। नैतिक विकास को इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बताया कि बालक के अंदर जैसे जैसे तर्क की क्षमता आती है कि ये ऐसे होता है, फिर इसके बाद ऐसे होता है, यानी किसी चीज़ को क्यों क्रम से लिखने पर ऐसे लिखेंगे, किसी चीज़ को क्रम से देखने पर ऐसे होगा। ये जो तर्क है, तर्क का मतलब आधारभूत, यानी जैसे छत पे जाना है तो सीढ़ी से आप जाएंगे, तो हर स्टेप होता है। तो तर्क क्या होता है? वो तर्क जो होता है वो सोच विचार का या चिंतन का एक सिस्टमेटिक क्रम होता है, उसी को कहते हैं तर्क। तो जो बालकों के अंदर जैसे जैसे तर्क की क्षमता आती है वैसे वैसे सृजनशीलता को, वह नैतिकता में सृजनशीलता को बढ़ाता जाता है, यानी नैतिकता को धीरे धीरे सीखता जाता है। नैतिकता से नई नई व्यवहारों को खोजता जाता है, नए नए व्यवहारों को सीखता जाता है, नए नए व्यवहारों में नियम को सीखता जाता है, सामान्य क्रियाकलाप में विशेषता को सीखता जाता है। यानी तर्क के कारण से सृजनशीलता के माध्यम से नैतिक विकास होता है। इन सब बातों पर भी इस सिद्धांत में बल दिया गया था। अर्थात अध्यापक जब नैतिकता का विकास करे या ऐसी बातों को बताए तो उनको तर्क के साथ औचित्य को सिद्ध करते हुए उनके नैतिक विकास पर बल देना चाहिए। यह भी सिद्धांत हम लोगों को सिखाता है, बताता है। आगे है चिंतन में तर्क से नैतिकता। चिंतन का तात्पर्य होता है समस्या का समाधान। चिंतन का मतलब क्या होता है? समस्या के समाधान को खोजना चिंतन कहलाता है, या आवश्यकता की पूर्ति का व्यवस्थित आधार खोजना या विचार करना चिंतन कहलाता है। तो ये जो चिंतन है, इन्होंने बताया कि चिंतन में जब वो किसी आवश्यकता को या समस्या को या कोई घटना को देख करके वो चिंतन करता है, मनन करता है, विचार करता है, तब उस चिंतन की परिस्थिति में जो विभिन्न प्रकार के उसके अंदर तर्क उठते हैं, मूल्यांकन का आधार जो बनते हैं, वह उसको एक निश्चित सीमा तक ले जाते हैं। उसको क्या ले जाते हैं? एक निश्चित सीमा तक ले जाते हैं, एक निश्चित सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, जिससे वह एक निश्चित व्यवहार या अपने आप को एक व्यवस्थित रूप में सेटल करता है। इससे भी नैतिकता का विकास होता है। यही सिद्धांत हम लोगों को सिखाने पर बल देता है। तो अध्यापक को भी ऐसा करना चाहिए कि बालकों के सामने आवश्यकताओं को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, समस्याओं को लेकर
प्रश्नों को लेकर के चिंतनशील बनाए और चिंतनशीलता के आधार पर उसके समस्या के समाधान के औचित्य को तर्कपूर्वक सिद्ध कराते हुए व्यवस्थित उत्तम व्यवहार को सिखाने पर बल दे। ये भी सिद्धांत हम लोगों को सिखाता। अगला है व्यक्तिगत प्रकृति। इन्होंने ये बताया कि वास्तव में जो नैतिकता है एक अवस्था के बाद यानी लगभग किशोरावस्था के समाप्ति के पश्चात या उसके अंत आते आते नैतिकता का जो विकास है वह व्यक्ति के व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता, सोच समझ, उसकी इच्छा, उसकी रुचि और उसके मनोवैज्ञानिक अवस्था के आधार पर ही निर्धारित होती है। नैतिकता सामूहिक नहीं होती। इस नैतिकता क्या होती है? व्यक्तिगत होती है। अगर जितना ही नैतिकता उत्तम होगा तो वह व्यक्तिगत नैतिकता सामूहिक बन जाती है। ऐसा नहीं कि सामूहिक नैतिकता आपके लिए व्यक्तिगत बनेगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कैसा होता है कि व्यक्तिगत रूप से नैतिकता जो है वो सामाजिक बन जाती है। यानी ज़्यादा सामाजिक अनुरूपता होगी तो ज़्यादा सामाजिक बनेगी, जितना ही कम सामाजिक अनुरूपता होगी तो उतना ही कम बनेगी। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो नैतिक होना या न होना या नैतिकता के अनुसार क्रियाकलाप, व्यवहार, सिद्धांत, नियम इत्यादि सीखना, यह व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षमताओं पर ही निर्भर करता है। जो उसको जितनी ही व्यक्तिगत उसकी क्षमता अच्छी होगी तो नैतिकता की उत्तम अवस्था तक वो सीखता चला जाएगा। अब व्यक्ति की जितनी ही ये व्यक्तिगत क्षमताएं यानी तर्क क्षमता, चिंतन क्षमता, सृजनशीलता की क्षमता और अच्छे व्यवहारों या अच्छे संस्कारों की क्षमता यदि कम है तो वह बालक जो है उतना ही व्यक्तिगत रूप से नैतिक विकास कम कर पाता है। अर्थात जब नैतिकता अपने उत्तम अवस्था की ओर बढ़ती है यानी छठी अवस्था, या हम कहें कि छठी अवस्था तक वह जब पहुंचता है तो वह उसमें जो है वह उसका प्रकृति जो है व्यक्तिगत रूप से ही निर्धारित होता है, व्यक्तिगत रूप से ही कहा जा सकता है। क्योंकि उस अवस्था में प्रवेश करने वाला या उस अवस्था के ऊपर चलने वाला व्यक्ति महान होता है, बहुत लोगों का कल्याण करता है, व्यवस्थित होता है, उसका व्यक्तित्व व्यापक माना जाता है। तो यानी नैतिकता के उत्तम अवस्था में नैतिकता की प्रकृति व्यक्तिगत ही हो जाती है। यह भी यह सिद्धांत हम लोगों को सिखाता है। अर्थात आप अगर अकेले ही सही हो, समाज आपके विरोध में है, तो आप अकेले सही हो, आपको विश्वास है कि मेरा ये व्यवहार सही है तो निश्चित रूप से मुझे रिस्पांस मिलेगा। तो फिर अगर वो सही है व्यवहार तो आज नहीं तो कल आपको सही रिस्पांस मिलेंगे। तो वह एक समय व्यक्ति जो है जब नैतिकता की उत्तम अवस्था में आता है तो वह जो है व्यक्तिगत ही नैतिक विकास का रूप बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि शैक्षिक निहितार्थ आप समझ गए होंगे। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से हमें ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है, या अध्यापक को ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए, या एक विद्यार्थी को इन सब बातों को ध्यान में रख कर के कोहल वर्ग के सिद्धांत को अपनाते हुए अपने व्यवहारों के में नियम या व्यवहारों में नियम या नियम से व्यवहार सीखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।